नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम कोहलर के अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को समझेंगे, जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को। सिद्धांत को समझने से पहले हमें कोहलर को समझ लेना अति आवश्यक है कि कोहलर कौन है। कोहलर की बात करें तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। क्या है? गेस्टाल्टवादी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक भी है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है और इस पुस्तक को इन्होंने 1959 में लिखा था। 1959 में इन्होंने इसको लिखा। और जो यह गेस्टाल्ट शब्द है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? तो जो एक गेस्टाल्ट है, यह गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। इसका अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। पूर्ण या समग्र, या इसे पूर्ण आकृति भी कहते हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। अब कोहलर के अनुसार बात करें तो इस गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी समस्या को उसके छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप में देखकर हल करता है। ये किसके अनुसार है? कोहलर के अनुसार है कि व्यक्ति, यहाँ पर लिख देते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या को व्यक्ति किसी समस्या को उसके छोटे हिस्से छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप पूर्ण रूप में देखकर हल करता है। यह किसके अनुसार है? कोहलर के अनुसार है। किसको लेकर? गेस्टाल्ट को लेकर। इनके सिद्धांत का आप सभी नाम जानते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। इस सिद्धांत का जो आधार है, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो आधार है, आधार क्या है इस सिद्धांत का? इस सिद्धांत का आधार है सीखना प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। इस सिद्धांत का आधार क्या है कि जो सीखना है वह प्रयास और त्रुटि से नहीं होती है बल्कि अचानक आई सूझ से होती है। सीखना प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि अचानक आई, इससे है सूझ से है, सूझ से होता है। इस सिद्धांत का आधार है क्या? आधार है कि सीखना जो है प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। यह जो सिद्धांत था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, यह सिद्धांत थार्नडाइक का जो सिद्धांत था, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। त्रुटि का सिद्धांत किसका है? यह थार्नडाइक का है। थार्नडाइक का है। इसके विरोध में लाया गया था। इसके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के विरोध में लाया गया था। किसे? अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को। वो भी किसके द्वारा? तो कोहलर के द्वारा। ठीक है, कोहलर के द्वारा इसे लाया गया था। अब प्रयोग क्या था? प्रयोग क्या था? कोहलर के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, यह प्रयोग किया गया था कैनरी द्वीप पर। कहाँ पर किया गया था? कैनरी द्वीप पर। कैनरी द्वीप पर किया गया था। और जो वनमानुष था, या कह सकते हैं चिंपैंजी,
उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। इस सुल्तान पर, इस चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। और इस प्रयोग में सिर्फ एक ही वनमानुष नहीं हुआ करता था। इस प्रयोग में 6 वनमानुष थे, 6 चिंपैंजी थे। कितने थे? 6 चिंपैंजी थे। इन 6 चिंपैंजी पर कोहलर साहब क्या करते हैं? अपना प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि 1911 में वर्दीमर ने इस सिद्धांत का सबसे पहली बार शुभारंभ किया था। कब किया था? 1911 में। 1911 में सबसे पहले कौन? वर्दीमर साहब इसको सबसे पहले इसका शुभारंभ करते हैं, इस सिद्धांत का। उसके बाद 1916 में कोहलर साहब वर्दीमर साहब से जुड़ते हैं। कोहलर जो थे वर्दीमर से जुड़ते हैं। और वर्दीमर से जुड़ने के बाद सुल्तान पर, जो चिंपैंजी था, उस पर शोध कार्य के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अपना प्रयोग तो कर लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं था इस सिद्धांत के बारे में, किसी को पता नहीं था। तो सबको बताने का जो काम कर रहे थे वह 1920 में काम किया गया। किसके द्वारा? कोफ्का के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कोफ्का के द्वारा किया गया। और कोफ्का के द्वारा कैसे किया गया? तो इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया और सारी दुनिया इसके बारे में जानी। अब बात करते हैं कोहलर ने जो प्रयोग किया, वह प्रयोग कैसे किया, उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग क्या था इनका? आप सभी जानते हैं कि चिंपैंजी पर इनका प्रयोग था, जिसका नाम था सुल्तान। अब करते क्या हैं कोहलर साहब सुल्तान को एक कमरे में, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं और कमरे में एक बॉक्स भी रखते हैं और कमरे की छत से एक केला लटका देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, केला लटका देते हैं। और केला लटकाने के बाद चिंपैंजी केला क्या करेगा? प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उस कमरे में वह उछल कूद करता है, बहुत उछल कूद करता है, लेकिन केला नहीं पाता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ सूझा और उसने जो बॉक्स था, उसमें जो पहले से बॉक्स रखा गया था, उस बॉक्स को क्या करता है? उस केले के ठीक नीचे लाकर रख देता है, प्लेटफॉर्म के रूप में उसे यूज़ करता है, उसके नीचे रख देता है और उस पर चढ़कर, उस पर उछलकर उस केले को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। उस केले को प्राप्त कर लेता है। यह जो था, यह प्रयोग पहला था, यह पहला प्रयोग था कोहलर का। वह ऐसे ही 3 प्रयोग करते हैं उस केले, उस चिंपैंजी पर। यह पहला प्रयोग था कि एक रूम में एक बॉक्स रखते हैं और केले को छत से टांग देते हैं। वह उछल कूद करता है लेकिन नहीं प्राप्त कर पाता है। उस बॉक्स को केले के ठीक नीचे रखता है, रखने के बाद फिर उस पर चढ़कर केला प्राप्त कर लेता है। दूसरी बार क्या करते हैं? दूसरा प्रयोग क्या करते हैं कोहलर साहब कि दूसरे प्रयोग में कोहलर उस सुल्तान को फिर से कमरे में बंद करते हैं और जो केला था उसे छत की और ऊंचाई पर लटका देते हैं और कमरे में 2 बॉक्स रख देते हैं, पहले से 2 बॉक्स रख देते हैं। अब क्या करेगा चिंपैंजी सुल्तान? फिर से उछल कूद करने लगेगा उस केले को पाने के लिए, लेकिन केला नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर है। एक बॉक्स पर से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं पाता है। अब फिर वह इधर उधर करने के बाद, ज़्यादा ऊंचाई पर केला है, नहीं प्राप्त कर पा रहा है, फिर इधर उधर करने के बाद उस बॉक्स को एक दूसरे बॉक्स पर रखता है। अपने सूझबूझ के माध्यम से दूसरा बॉक्स क्या करता है? उस पहले वाले बॉक्स के ऊपर रख देता है और रखने के बाद उस पर चढ़कर आसानी से केला प्राप्त कर लेता है। यह था दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग क्या करते हैं कोहलर साहब? तीसरा प्रयोग इस प्रकार से था कि सुल्तान को एक पिंजरे में बंद करते हैं। इस बार रूम में बंद नहीं करते हैं, इस बार एक पिंजरे में बंद करते हैं और पिंजरे में एक छड़ी रखते हैं और वह छड़ी जो था आपस में जुड़ जाता था, परस्पर एक दूसरे से वह जुड़ने वाली छड़ी थी। उस पिंजरे के बाहर क्या करते हैं? केले को रख देते हैं। पिंजरे के
बाहर केला रखते हैं। अब छड़ी भी था उसमें 2-3 भागों में जो कि आपस में जुड़ सकती थी। पहले क्या करेगा चिंपैंजी सुल्तान क्या करेगा कि उस केले को हाथ से पाने का कोशिश करेगा, हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन केला दूर है तो वह उसके हाथ में नहीं आ रहा होता है। नहीं आ रहा होता तो फिर वह इधर-उधर करता है, अपनी सूझबूझ के प्रयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे छड़ी दिखती है। उस छड़ी को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है और अचानक ही छड़ी क्या होती है एक दूसरे से जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद उस छड़ी के माध्यम से जो चिंपैंजी है उस केले को प्राप्त कर लेता है। यही प्रयोग था कोहलर का, किसके ऊपर? सुल्तान के ऊपर। इसी प्रयोग को, इसी शोध कार्य को इन्होंने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत नाम दिया। तो बस यही इनका प्रयोग था जिसे हम सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग किस पर था? एक चिंपैंजी पर था, है ना? तो कोहलर क्या थे? एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1959 में लिखी। और गेस्टाल्ट का शब्द क्या है? यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण या समग्र होता है। पूर्ण या समग्र होता है। आप सभी जानते हैं कि इनका प्रयोग कैनरी द्वीप पर हुआ, जो कि इटली में था। इटली में कैनरी द्वीप पर हुआ, एक बनमानुस के ऊपर, एक चिंपैंजी के ऊपर। इसमें 6 चिंपैंजी का प्रयोग करते हैं। इनका जो सिद्धांत था थार्नडाइक के प्रयास एवं जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था उसके विरोध में लाया गया था, है ना? तो यह था क्या? कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बस इतना सा ही इनका प्रयोग है कोहलर साहब का। उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बस आज की कक्षा में बस इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।